हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला एसएससी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। अपना आज का जो एसएससी का टेस्ट हुआ था वो टेस्ट था एसके एसएससी 1 टेट्राए LKN। एक एक करके सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन जो थे वो पैसेज था। पढ़ लेते हैं पैसेज को। पैसेज क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स साइंटिस्ट्स हैव इशूड ominous warnings about the future of the earth's climate। देखो, ominous जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है थ्रेटनिंग, वेरी वेरी बैड, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है। तो कह रहा है फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों से साइंटिस्ट हैव इशूड ओमिनस वार्निंग्स। साइंटिस्ट जो है काफ़ी सालों से बहुत अनप्लीजेंट वार्निंग्स इशू करते आ रहे हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट, कि अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके फ्यूचर के बारे में। Predictions of dramatic global change arising from the continued dumping of industrial byproducts into the atmosphere and forest loss of massive scale can no longer be ignored। कह रहा है प्रिडिक्शन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज। ड्रामेटिक हो जाता है मतलब जो चीज़ नोटिस कर सकें आप, नोटिसेबल, सब्सटेंशियल। तो कह रहा है प्रिडिक्शंस ऑफ, जो ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज होगा अराइजिंग फ्रॉम कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ, और किस कारण से होगा? क्योंकि कंटिन्यू हम क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स की, इंडस्ट्रियल वेस्ट की इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मासिव स्केल, और साथ ही साथ जंगल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। तो जो ये प्रिडिक्शन है इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहा है? कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रोंगली सजेस्ट दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स प्रीवियसली, कह रहा है कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रोंगली सजेस्ट दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स previously regarded as reliably stable be thrust into a state of turmoil। कह रहा है कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस, जो बार बार साइंटिफिक एविडेंस हमें मिल रहे हैं, स्ट्रोंगली सजेस्ट करते हैं दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स, वर्ल्ड के जो हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स हैं प्रीवियसली रिगार्डेड एज रिलायबली स्टेबल, जिनको पहले स्टेबल माना जाता था, बी थर्स्ट इनटू ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। थर्स्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पुश करना। तो कह रहा है कि इट इज़ बीइंग थर्स्ट इनटू, मतलब हम इनको ना क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं इनटू ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल हो जाता है डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो हम उस स्टेट में हम खुद लेके जा रहे हैं इसको। फिर कह रहे हैं एमिशंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गैसेस आर इंक्रीजिंग द हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमोसफियर। कह रहे जो हम एमिशन करते हैं नेचुरल और सिंथेटिक गैसेस की, दे आर इंक्रीजिंग द हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी। वो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ट्रैप करने का मतलब होता है हीट को अपने पास रखना। हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है ना वो हीट को अपने पास ही रखे जा रहा है थ्रू ए फिनोमिना नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस पूरे फिनोमिना को, जिसके कारण से हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उस फिनोमिना को नाम दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। The projected impacts of the worldwide climatic disruption dwarf many of the environmental problems of the past। कह रहे जो प्रोजेक्टेड, जो हम इम्पैक्ट्स मान के चल रहे हैं, जो होने की उम्मीद है हमें, ऑफ द वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक डिसरप्शन, पूरे वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक डिसरप्शन की, इट ड्वाफ। ड्वाफ देखो जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बोना, लेकिन ड्वार्फ जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना। तो इट ड्वार्फ मैनी ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। कह रहे हैं कि जो अभी की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होने की उम्मीद है ना फ्यूचर की, वो पास्ट की प्रॉब्लम्स को तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे छोड़ के चल रहा है, उसकी तो वैल्यू ही नहीं बचती इसके सामने। यानी अभी जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो हद से ज़्यादा होने वाली हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स विल चेंज ड्रास्टिकली इज,
वर्ल्ड के क्लाइमेट पैटर्न जो हैं वो चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है जो चीज़ होने के चांसेस हों, लाइकली टू हैपन। इम्प्रोबेबल हो जाता है जो चीज़ होने के चांसेस ना हो, अनलाइकली, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। तो क्या है, वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न विल चेंज ड्रास्टिकली, इट इज प्रोबेबल या पॉसिबल। इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल की तो बात ही नहीं आएगी, बात बचती है प्रोबेबल और पॉसिबल। क्या आना चाहिए? देखो, पॉसिबल जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब होता है 100% श्योर वाली सेंस कि इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन प्रोबेबल जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है लाइकली, होने के चांसेस हैं। तो भाई 100% श्योरिटी तो आप फ्यूचर की दे ही नहीं सकते, आप तो यही कहोगे कि इसके होने के चांसेस हैं, तो इट इज़ प्रोबेबल। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द आंसर। अगला देखो, कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिना दैट इंक्रीजेज। Greenhouse effect is a phenomena that increases emission of natural gas, emission of synthetic gas, production of heat या retention of heat। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना हम एक बारी इस लाइन को पढ़ते हैं, ये यहाँ से इसके नीचे, emission of natural and synthetic gases are increasing the heat trapping capacity। कह रहा है एमिशन जो हो रहा है नेचुरल और सिंथेटिक गैसेस का, वो इंक्रीज कर रही हैं हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी को ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी को थ्रू ए फिनोमिना। तो फिनोमिना क्या कर रहा है? हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एमिशन तो ऑलरेडी हो रहा है, तो एमिशन ऑफ नेचुरल गैसेस या एमिशन ऑफ सिंथेटिक गैसेस नहीं हो सकता ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्या कर रहा है? हीट ट्रैपिंग को इंक्रीज कर रहा है। अब हीट ट्रैपिंग के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? एमिशन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ हीट या रिटेंशन ऑफ हीट। देखो, हीट ट्रैपिंग क्या होता है? हीट को अपने पास रखना। रिटेंशन वही वर्ड होता है, प्रोड्यूस नहीं हो रही हीट, हीट अपने पास रखी जा रही है। तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, रिटेंशन ऑफ हीट। क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछे गए थे, सेंटेंसेस थोड़े से घुमा के थे, क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ पूछे गए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। कह रहे कौन सी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखो यहां लिखा है इसके ऊपर, नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा था यहां से, प्रिडिक्शन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। कह रहे प्रिडिक्शन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स। कह रहा है प्रिडिक्शन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, प्रिडिक्शंस जो की जा रही हैं कि ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज होगा, और कैसे होगा, किस कारण से? अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मासिव स्केल कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। इग्नोर किस चीज को नहीं किया जा सकता? डंपिंग को, फॉरेस्ट लॉस को, या प्रिडिक्शंस को? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है प्रिडिक्शंस, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ना, ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज, अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट लॉस, ये सारी चीज़ें जो है ना प्रीपोजिशन के बाद आ रही हैं। सब्जेक्ट जो बनता है वो बनता है प्रिडिक्शंस। तो किस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता? प्रिडिक्शंस ऑफ ग्लोबल चेंज, ठीक है। ड्रामेटिक एटमॉस्फेरिक चेंज नहीं, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट्स नहीं, सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर, प्रिडिक्शंस ऑफ ग्लोबल चेंज। अगला देखो, प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स। कह रहे लास्ट सेंटेंस में जो हमने प्रोजेक्टेड वर्ड यूज किया था उसका मीनिंग क्या है? ये यूज कर रखा है प्रोजेक्टेड, द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड। तो प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड, प्रपोज्ड, स्टेटेड या एप्रीहेंडेड। देखो, प्रोजेक्टेड जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, मतलब एस्टिमेट बनाना, कोई फोरकास्ट करना, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोज्ड जो सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब हो जाता है कि भाई प्रपोजल दे दिया, मैंने कहा कि यार ऐसा कर लो, तो ये प्रपोजल होता है, प्रपोज्ड होता है। तो इसके बारे में हम क्या मान के चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में? कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है,
ठीक है, प्रोजेक्टेड का जो सिनोनिम होगा वो बनेगा एक्सपेक्टेड। स्टेटेड हो जाता है जो कहा गया है। एप्रीहेंडेड जो वर्ड होता है, एप्रीहेंड का मतलब हो जाता है अंडरस्टूड। ठीक है, एक एप्रीहेंशन होती है, मतलब थोड़ी सी हेजिटेशन होती है जो, और एक एप्रीहेंड होता है टू कॉम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर कह रहा है ओमिनस इन लाइन वन इज वन मीन्स। लाइन वन में ओमिनस क्या था? ठीक है, लाइन वन में मतलब था ओमिनस वार्निंग्स। ऑप्शंस देखो, अगर ओमिनस का मीनिंग ना भी बनाओ ना, ऑप्शंस के थ्रू भी जाते तब भी आ जाता। कैसे? क्लियर वार्निंग्स, मतलब वार्निंग्स हैं तो कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी? नेगेटिव होंगी, है ना। ओमिनस जो वर्ड है इसका मतलब ही आता है, देखो उसका ना माइनस में स्कोर आया, पीछे लिख रहा है माइनस, माइनस में स्कोर आया, तो ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? बहुत बुरी है। ओमिनस वर्ड जो है ना इसका मतलब ही होता है बहुत बुरा। और सेकंड ऑप्शन जो है इन ऑस्पिशियस, वो इसी का सिनोनिम है। इन ऑस्पिशियस का मतलब भी होता है अनफेवरेबल। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट कौन होता है? जो किसी चीज़ को क्या करता है? रिसीव करता है। रेसिपिएंट होते हैं ना, रेसिपिएंट्स डिटेल्स होती हैं, ये सब चीज़ें। ऑप्शन देखते हैं। क्रिएटर्स, क्रिएटर तो होता है जो किसी चीज़ को बनाता है। डोनर होता है जो दान देता है। रिसीवर जो किसी चीज़ को रिसीव करता है। रिसीवर इज़ द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर होता है जो दूसरों को भड़काता है। ठीक है, इम्पेयर, इम्पेयर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी को कमज़ोर करना, वीकन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, वीकन। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन एंटोनिम है। सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन आज बहुत इजी थे, बल्कि मैं कहूँगा ये वोकैब से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन इजी थे। देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेलोडियस। मेलोडियस वर्ड में ना एक रूट है MEL, MEL, MOLE। ये दो रूट होते हैं जो मोलिफाई में भी यूज होते हैं। MEL देखो, एक तो होता है MAL, MAL जो होता है वो होता है बुरा, लेकिन MEL जो होता है इसका मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, वर्ड है मेलोडियस, पीछे लगा है OUS, OUS का मतलब होता है फुल ऑफ। मेलोडियस हो गया फुल ऑफ सॉफ्टनेस। मेलोडियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फुल ऑफ सॉफ्टनेस। जनरली म्यूजिक के लिए यूज होता है। स्वीट सॉन्ग जो होते हैं, स्वीट साउंड जो होता है उसके लिए यूज होता है मेलोडियस। हारमोनियस जो वर्ड है वो इसका सिनोनिम ही है। हारमोनियस भी होता है जब सारे हारमोनी में हो। ठीक है, ट्यूनलेस, मेलोडियस इज अ वर्ड विच इज ट्यूनफुल, एंड मेलोडियस का एंटोनिम हो जाएगा ट्यूनलेस। ओडियस जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है हेटफुल, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। और मेलीफ्लुअस जो वर्ड है ये भी सिनोनिम था मेलोडियस का। मेलीफ्लुअस में भी तो MEL आया देखो, ठीक है ना। मेली और आगे आया फ्लू, फ्लू होता है फ्लो, तो मेलीफ्लुअस होता है सॉफ्ट फ्लोइंग। ठीक है, मेलोडियस एंड मेलीफ्लुअस, हारमोनियस, तीनों सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्लियोरेट। एम्लियोरेट इज अ वर्ड विच मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, और इसका एंटोनिम बताना है। डिके होता है धीरे धीरे खराब होना, गलना सड़ना। डिक्लाइन कम होना, डिस्ट्रॉय डैमेज। वर्सन इसका मतलब होता है खराब होना, मतलब इम्प्रूव का जो एंटोनिम होगा वो होगा वर्सन। एम्लियोरेट का जो एंटोनिम होता है दैट इज वर्सन। देन वी हैव करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। वर्ड इज इक्विवोकल। इक्विवोकल जो वर्ड है, फर्स्ट वाली जो स्पेलिंग है वो ठीक है। इक्विवोकल का मतलब होता है इक्वी माने इक्वल, और वोक माने बोलना। इक्विवोकल होता है एक चीज़ पे अनक्लियर बात बोलना, ठीक है ना, अपनी अपना क्लियर व्यू ना देना, दैट इज इक्विवोकल। देन वी हैव द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उनको क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ऑप्शंस हैं फ्लोरा, म्यूजियम। देखो म्यूजियम का तो एनिमल से कोई रिलेशन नहीं, हटा सकते हो इस ऑप्शन को। जू को एनिमल्स, जू के अंदर एनिमल्स रहते हैं, जू एनिमल्स नहीं होता। तो दो ऑप्शन थे, फ्लोरा और दूसरा ऑप्शन फोना। फ्लोरा एंड फोना बहुत यूज भी होता है, फ्लोरा एंड फोना इकट्ठा ही यूज होता है, फ्लोरा एंड फोना ऑफ हरियाणा। ठीक है, ऐसे यूज होता है।
ये जो फ्लोरा वर्ड होता है ना, फ्लोरा देखो फ्लावर वर्ड बनता है इसी ऐसा ही, फ्लोरा फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर जो वर्ड है या फ्लोरा जो वर्ड है, इस फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फोना का मतलब होता है एनिमल्स। तो एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर नोन एज फोना। फ्लोरा एंड फोना ये दोनों चीज़ें यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखो, एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज। कह रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया मतलब आपने अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया, अचानक से कोई चीज़ हो गई। जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, वो आप अपनी तरफ से नहीं करते, हमारी बॉडी किसी ना किसी एक्शन, किसी ना किसी चीज़ के कारण अपने आप करती है, ठीक है। हमें हिचकी आती है, हिकअप्स आती हैं जो, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, हम हमारी मर्जी से नहीं करते, वो अपने आप आती हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्शन या रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स तो है किसी ना किसी चीज़ का। कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन ये होता है मुश्किल, कठिन, जटिल। जटिल वर्ड होता है डिफ़िकल्ट, तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं ऐसे, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अचानक से अपने आप हो जाए। जैसे एकदम से किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को हाथ लग जाए, आपका हाथ अपने आप पीछे हटेगा, तो वो जो एक्शन आपने किया उस एक्शन को क्या बोलते हो आप? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन जो वर्ड होता है ये तो हमारी रिफ्लेक्शन बनती है मिरर के अंदर, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन तो कुछ वैसा हो जाता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स सिंपल होता है, तो आंसर जो बनेगा दैट इज रिफ्लेक्स। ये वाला जो क्वेश्चन था 13th, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा इन द सेंस, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक था, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे ऑप्शंस। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज को आप क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब भी होता है चेंज। फ्लक्स का मतलब भी होता है चेंज। डायनामिज्म भी कहीं ना कहीं चेंज। सारे के सारे चेंज थे, लेकिन पूछा क्या है? कंटिन्यूअस चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन तो सिंपल होता है, एक एक चीज़ से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, कंप्लीट चेंज की सेंस में यूज होता है। मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है ये भी वही होता है, एक कंप्लीट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटामॉर्फोसिस आर एग्जैक्ट सिनोनिम्स। फ्लक्स इज अ वर्ड विच मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, फ्लक्स। और डायनामिज्म जो हो जाता है, ये डायनेमिक्स वर्ड से बना है, इसका मतलब भी होता है चेंज, ठीक है। जनरली डायनामिज्म डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। अगले दो क्वेश्चन हमारे पास ईडियम्स के हैं, ईडियम बताना है। फर्स्ट ईडियम है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पढ़ लेते हैं। यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स। कह रहे हैं सेंसिटिव मैटर्स को हैंडल करने के लिए टैक्टफुल होना चाहिए, रादर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, कार्ट, कार्ट क्या होती है? कार्ट होती है गाड़ी, छकड़ा, ठीक है ना। तो बैलगाड़ी में जो गाड़ी लगती है, घोड़ा गाड़ी में जो गाड़ी लगती है, अब गाड़ी को घोड़े के आगे लगाया जाता है या पीछे लगाया जाता है? गाड़ी को हमेशा घोड़े के पीछे लगाते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो ये कर रहा है कार्ट को हॉर्स के सामने, तो हॉर्स के सामने लगा रहा है तो गलत कर रहा है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है टैकलिंग दीज इन द रोंग वे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब ही होता है टू डू थिंग्स इन द रोंग ऑर्डर, ठीक है। फोर्थ आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस। विद वन वॉइस इडियम कई बारी यूज होता है ये। विद वन वॉइस का मतलब होता है यूनैनिमसली, एक साथ, सबका व्यू जब सेम हो, सर्वसहमति, ठीक है। कह रहे द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन। सारे के सारे बड़ी एक ही वॉइस में चिल्लाए कि जो एग्जामिनेशन है उसको क्या कर देना चाहिए? पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है वही इसका आंसर था। जो बी ऑप्शन है ना, वेहीमेंटली, ये भी, ये हो जाता है विद फुल एनर्जी, ठीक है, एनर्जेटिकली, तो वो नहीं चाहिए हमें, यूनैनिमसली चाहिए था। अगला देखो, द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस
एट द फर्स्ट ब्लश। देखो, एट द फर्स्ट ब्लश जो होता है ना, इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट अपीयरेंस। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। और तो कह रहा है स्कीम अपीयर्स वर्थलेस, तो कह रहा है जो ये स्कीम है ना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल फर्स्ट साइट पे तो बिल्कुल वर्थलेस लग रही है, कोई फ्रूटफुल नहीं लग रही। तो एट द फर्स्ट साइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एरर बताने हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है ए कप ऑफ कॉफी इज एन A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon। ये जो स्मोक्ड सैल्मन होता है ना, स्मोक्ड सैल्मन एक टाइप की फिश होती है। ठीक है, कह रहे ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप स्मोक्ड सैल्मन के साथ कप ऑफ कॉफ़ी ले रहे हो तो बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। सेंटेंस इज करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है इसके बाद हमेशा टू ही आता है, तो ए कप ऑफ कॉफ़ी इज एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू समथिंग, तो कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। Sentence is correct. There is no error in this sentence. Next is, he is a university professor, but of his three sons, neither has any merit। कह रहा है वो खुद तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, लेकिन उसके तीन बेटे हैं और किसी में भी कोई भी मेरिट नहीं है, कोई गुण नहीं है। ठीक है, अब देखो जो नीदर यूज करते हो, ईदर या नीदर यूज करते हो आप दो में से एक चूज करने के लिए, या दो में से एक को भी चूज ना करने के लिए। ठीक है, नीदर और ईदर यूज किया जाता है दो के लिए, और नन और वन यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। अब यहाँ पे आपको दो नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको दो से ज्यादा चाहिए, इसीलिए तीन सन है ना उसके, तो इसीलिए यहाँ पे नीदर की जगह जो आएगा वो आएगा हमारा नन। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर था। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। अच्छा देखो, एसएससी ने ना इस क्वेश्चन का, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था कि नो के साथ ना हम वी1 प्लस आई एन जी यूज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं यूज़ करते, सही बात है बिल्कुल। लेकिन प्रिपोजिशन के बाद इन वर्ब्स के साथ भी जनरली हम आई एन जी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एसएससी जैसा कह के चल रही है, हमें तो वैसा मान के चलना पड़ेगा। आफ्टर नोइंग ट्रुथ की जगह एसएससी ने कहा हैविंग नोन द ट्रुथ। ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ इसकी जगह एसएससी ने कहा हैविंग नोन द ट्रूथ। ठीक है, बात वही है कि नो ट्रूथ जानने के बाद, तो हैविंग नोन द ट्रूथ, हैव के साथ आईएनजी लगा दिया और नो को मतलब यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट में एरर किया। अगला देखो, फिलर है, कह रहा डैश विंस दिस सिविल वॉर, डैश विंस दिस सिविल वॉर हेयर विल बी लिटल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। कह रहा है इस सिविल वॉर को जो भी जीते, देर विल बी लिटल रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग होती है हैप्पीनेस, तो विक्ट्री पे कोई खुशी नहीं होगी, तो जो भी जीते हमें वो चाहिए। विच एवर विंस या हु एवर विंस, जो कोई भी जीते, तो जो कोई की भी के लिए क्या यूज होता है, हु एवर, वट एवर, वेयर एवर तो वैसे ही नहीं आ सकते थे, तो हु एवर इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहा है एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीफ इन दीज प्रिंसिपल्स डिड नॉट डैश। कह रहा है जैसे जैसे वो ओल्डर होता गया, बड़ा होता गया, बूढ़ा होता गया, उसके बिलीफ जो थे इन दीज प्रिंसिपल्स डिड नॉट डैश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ऑप्शंस अच्छे दिए थे। देखो जो फर्स्ट वर्ड है ना, विदर, विदर जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है बिकम ड्राई, फेड हो जाना, मतलब धुंधला पड़ना, मुरझा जाना। फ्लावर्स जो होते हैं वो विदर होते हैं, मुरझाना। शेक जो वर्ड है इसका मतलब होता है, जैसे शेक बनाते हैं हम, मैंगो शेक, बनाना शेक, शेक वर्ड का मतलब होता है वाइब्रेट करना। ठीक है, अर्थ शुक, ठीक है, उसने मुझे शेक, मैं सोया हुआ था उसने मुझे शेक किया, शुक किया उसने मुझे। ठीक है, वेवर जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है बिकम वीकर, कमजोर पड़ जाना, या फिर बी अनडिसाइडेड बिटवीन टू ओपिनियंस। वैसे तो ना देखो, शेक, वेवर और डिदर ये तीनों ना सिनोनिम ही होते हैं। ठीक है, डिथर जो वर्ड है इसका मतलब होता है बी इनडिसिसिव। ठीक है,
लेकिन अब बिलीफ के लिए क्या यूज़ करोगे कि बिलीफ उसके डैश मतलब उसके बिलीफ जो थे ना वो कम नहीं हुए, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़े। कमज़ोर पड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है वेवर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। वीदर हो जाता है मुरझाना, शेक होता है हिलाना, वाइब्रेट करना, वेवर हो जाता है कमज़ोर पड़ना, या फिर दो ऑप्शंस के बीच में चूज़ करने में इनडिसिसिव होना, ठीक है। और डिथर जो वर्ड है ये भी होता है इनडिसिसिव। तो उसके जो बिलीफ थे, उसका जो विश्वास था वो कम नहीं हुआ, बिकम वीकर। वेवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, एवरीवन इज इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। देखो अकाउंटेबल के साथ जब समवन आ जाए तो हम हमेशा टू यूज करते हैं। जैसे आई एम अकाउंटेबल टू माई मैनेजर, यू आर अकाउंटेबल टू मी, ठीक है, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो अकाउंटेबल टू समवन होता है, लेकिन अकाउंटेबल फॉर समथिंग होता है। आगे देखने क्या है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस, फॉर हिज एक्शंस, फॉर समथिंग, अकाउंटेबल फॉर समथिंग, ठीक है। तो फॉर हिज एक्शन, फॉर देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, 23rd से 25th, इनमें क्या करना है। अच्छा, बोल्ड पार्ट है उसको चेंज करना है, अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो, ठीक है। कह रहे यू में साइन ऑन दिस पेपर, साइन के बाद ना कभी ऑन यूज़ नहीं होता, साइन के बाद प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। साइन का मतलब ही होता है किसी चीज़ के ऊपर ही साइन करोगे, ठीक है। तो यू में साइन दिस पेपर कुछ ऐसा आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है साइन दिस पेपर, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखो, ऑल दैट इज ह्यूमन मस्ट रिवर्ट इफ इट डजेंट एडवांस। इफ इट डजेंट एडवांस, अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा तो ऑल दैट इज ह्यूमन, जो भी ह्यूमन है सबको क्या करना चाहिए, रिवर्ट होना चाहिए। रिवर्ट का तो मतलब होता है रिप्लाई करना, तो रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आपको पीछे हटना चाहिए, पीछे आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है। तो पीछे हटने वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो रेट्रोग्रेड जो होता है ये भी होता है पीछे हटना, विड्रॉ होता है ये भी पीछे हटना। रिटायर तो चलो, रिटायर तो दूसरी सेंस ही हो जाती है, ठीक है, स्टॉप वर्किंग वाली सेंस हो जाती है। तो विड्रॉ या रेट्रोग्रेड, देखो विड्रॉ जो वर्ड होता है ये यूज़ होता है जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ कर लिया, ठीक है, अपनी दावेदारी को हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेट्रोग्रेड जो वर्ड होता है, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। जो विड्रॉ होता है ये होता है टू रिमूव समथिंग, टू टेक आउट समथिंग, टू मूव आउट, ठीक है। लेकिन जो रिट्रोग्रेड होता है इसका मतलब होता है मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो ए ऑप्शन ही बनेगा, रेट्रोग्रेड। अगला क्वेश्चन देखो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रोंगली बिलीव्ड दैट देयर मस्ट बी ए सन इन एवरी फैमिली। कह रहे मेजॉरिटी ऑफ पीपल रोंगली बिलीव्ड, गलत तरीके से बिलीव करते हैं या बिलीव गलत है। रोंगली की जो पोजीशन है ना इस सेंटेंस के अंदर गलत हो रही है। देखो कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल रोंगली बिलीव्ड, गलत तरीके से विश्वास करते हैं कि हर फैमिली में एक बेटा होना चाहिए। तो उनका विश्वास गलत है या विश्वास करने का तरीका गलत है, उनका विश्वास गलत है। रोंगली जो वर्ड है बिलीव्ड के बाद आना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रोंगली बिलीव्ड नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव्ड रोंगली, कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए हमें। देखो फर्स्ट ऑप्शन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव रोंगली, शायद हो सकता है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्योंकि बिलीव आ गया, ऊपर बिलीव्ड था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, पीपल्स की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रोंगली बिलीव, देखो अगेन रोंगली बिलीव नहीं चाहिए, हमें बिलीव रोंगली चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट वाज इजी, और थोड़ी सी देखो अपनी तरफ से कोशिश किया करो जब आप टेस्ट को कर रहे होते हो,
ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो। मैंने जनरली आप लोगों को देखा है, आप लोग क्या करते हो कि टेस्ट के अंदर बस ठीक है ये जच रहा है, क्वेश्चंस को ऑप्शंस को जचाओ मत, इनको एलिमिनेट करो। अभी से अगर हम एलिमिनेशन की आदत डालेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम में जाके हम बहुत इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी, चलो फिर आज के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।